हेलो बच्चों। तो बच्चों ये है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट 5 और इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, पिछले वाले वीडियोस में हमने कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन दोनों तरीके की रिएक्शंस देख लिए थे। ठीक है, टोटल 4 तरीके के रिएक्शन मैंने आपको बताए थे जो इंटरेक्शन बेसिस पे होते हैं। अब हम बचे हुए दोनों कवर करेंगे। मुझसे कुछ बच्चों का क्वेरी आ रही है कि सर ये मतलब आप 10-10, 15-15 मिनट के एक एक टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, इसमें काफ़ी टाइम जा रहा है। तो बच्चों अगर मैं मान लीजिए एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करता हूँ तो पहली बात तो वीडियो बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं किसी टॉपिक को बहुत शॉर्ट में निपटाना चाहूँ, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि उसे ठीक है 2-3 मिनट में एक टॉपिक ख़त्म किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 मिनट में पढ़ाया बताया और आगे बढ़े, तो उसमें हो सकता है कि आपको उतना अच्छा ना लगे, उतना मज़ा ना आए। ठीक है, तो अगर मैं डीप में कोई चीज़ लेके जा रहा हूँ तो आपके भले के लिए ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं हूँ आशीष जैन और ये है आपका चैनल एक्टिव साइंस क्लासेस। चलिए हेडिंग लगाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों नाम से पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को नाम से पहले आइडेंटिफाई किया था, इसके नाम में क्या दिखाई दे रहा है आपको? डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह से हटा देना। ठीक है, एक तो होता है रिमूव करना, रिमूव नहीं कर रहे हैं, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब उसको हटाकर उसे खाली नहीं छोड़ रहे हैं, फिर उसकी जगह भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए भाई आप अपने दोस्त के साथ एक डेस्क पे बैठे हुए हैं, अब एक बड़ा सा मोटा सा बच्चा आया, मतलब दिल पे मत लेना, मोटा सा या मतलब एक ताकतवर बच्चा आया। ठीक है, वैसे तो मैं भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं हूँ। तो कोई एक ताकतवर बच्चा आया, उसने बोला ओए ये सीट मेरी है, मैं यहाँ बैठूंगा। तो उसने बोला ओके भाई, तो ये निकल गया बाहर और यहाँ पर कौन आ गया? ये मोटा सा बच्चा, ये ताकतवर बच्चा आकर बैठ गया। तो इसने क्या किया? इसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो ऑलरेडी एक एटम पहले से यहाँ बैठा हुआ था उसको उसके कंपाउंड में से हटा दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया। ठीक, तो इसी तरीके की रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर रिएक्शन की फॉर्म में मैं बात करूं तो सपोज एक्स वाई कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें जेड कंपाउंड आया, कोई एकदम मजबूत सा, कोई ताकतवर सा, उसने क्या करा? एक्स को उसकी जगह से हटाकर जेड ने उसकी जगह ले ली, तो बन गया जेड वाई और एक्स बाहर, गेट आउट। एक्स को बाहर कर दिया। अब क्योंकि एक्स जेड ज्यादा पावरफुल था तो उसने एक्स को हटा दिया। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल्स की भाषा में बात करेंगे, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को, वीक एलिमेंट को बाहर कर देगा उसके कंपाउंड से और खुद उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज जिंक मेटल है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मिलाया जिंक मेटल, ठीक है, छोटे छोटे पीस, उसे क्या करा हमने? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो क्या होगा? थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे बबल्स उसमें से बनने शुरू हो गए और थोड़ी देर में उस सॉल्यूशन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली वहां पर हो क्या रहा है? जो जिंक है वो जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर मेटल को कर रहा है डिस्प्लेस। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो कलरलेस होने का मतलब अब उस सॉल्यूशन में क्या बन गया है? जिंक सल्फेट, और कॉपर मेटल बाहर, एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बाहर। ठीक है,
तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को उसके सब्सटेंस से, उसके कंपाउंड से बाहर कर दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक ज्यादा पावरफुल है। अभी हम पावरफुल की बात कर रहे हैं, इसको वैसे बोलते हैं क्या, रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हुई, चलिए जल्दी से इसकी डेफिनेशन लगाइए। द रिएक्शंस इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaces the low reactive element from its compound। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने, जल्दी से इसे लिखिए, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। वीडियो को पॉज करें और लिखें। चलिए, क्या सर गाना गा रहे हो? देखो भाई, इंसान अपने जिस काम से प्यार करता है उस काम को एंजॉय करता है, तो हम अपनी इस टीचिंग को एंजॉय करते हैं। चलिए एग्जांपल्स ले लें। पहला एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, उसी को दोबारा लिख देता हूँ। जिंक मेटल प्लस कॉपर सल्फेट। मैं आपको बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, और जो ऑब्जर्वेशंस इनके साथ आ रही हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना। कलरलेस ब्लू, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, और जिंक सल्फेट भी जो तैयार हो रहा है वो एक्वस फॉर्म में तैयार हो रहा है। मेटल सॉलिड फॉर्म में हमने लिया था, कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में तैयार होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ कॉर्नर में लिखते हैं इसका कंक्लूजन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ। आयरन, सपोज आयरन फाइलिंग्स हैं, शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल लिया था। आयरन फाइलिंग्स हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इसे मिक्स किया, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, आपको पता ही है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट मार्क किया है, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना। तो ये क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, या बोले फेरस सल्फेट। एक्वस, और कॉपर मेटल बाहर। तो बच्चों, आपसे इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जी हमने एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर आयरन के कुछ पीस डाले, या फिर हो सकता है कोई और तरीके से घुमा के कह दे कि जी एक लोहे का बर्तन है, उसके अंदर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन केमिकल रखा गया कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों बाद देखा तो उस सॉल्यूशन का रंग लाइट ग्रीन कलर का हो गया। तो बताइए सॉल्यूशन का नाम क्या है, केमिकल का नाम क्या है। तो इस तरीके की आपको ऑब्जर्वेशन से आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो इसलिए ऑब्जर्वेशंस को याद रखिए कि ये ब्लू कलर का था और अब लाइट ग्रीन कलर का हो गया है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एक और रिएक्शन लेते हैं, सपोज लेड और कॉपर सल्फेट को मिला देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया आपका लेड सल्फेट और कॉपर मेटल आउट। तो ये कैसा हो जाता है, ये थोड़ा सा मैला सा कलर होता है, मतलब पूरा वाइट भी नहीं कह सकते और पूरा कलरलेस भी नहीं कह सकते, तो फेडेड बोल सकते हैं आप। ठीक है, फेडेड वाइट, तो फेडेड वाइट कलर का ये हो जाता है। ठीक, ये सब ऑब्जर्वेशंस आपको याद रखनी है। जल्दी जल्दी से लिखते जाइए। यहां पर देखिए लेड ने कॉपर को आउट कर दिया, तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। चलिए
फटाफट से तीनों एग्जांपल्स लिखिए। लिखा? मिटा दें? चलिए एक एग्जांपल और है, बस उसे और लिखिए। सपोज मैग्नीशियम मेटल है सॉलिड स्टेट में, उसे कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में रखा गया। बच्चों ये जो मैं एक्वस लिखता हूँ, एक्वस, ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिए, कहीं बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो। ए क्यू, स्मॉल ए स्मॉल क्यू, इसका मतलब होता है एक्वस, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में बनाया गया हो, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट एक्वस का मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट के पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस कॉपर सल्फेट तैयार किया गया, यानी लिक्विड में तैयार किया, ठीक है। एक्वा वर्ड से बनता है वाटर, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के पीछे एक्वस लगा हुआ है या किसी भी चीज के पीछे एक्वस लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन वाटर में बनाया गया है, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट बना और कॉपर मेटल आउट, ठीक है। ये भी कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। चलो अब बच्चों हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स की जो आप नेक्स्ट चैप्टर में तो देखेंगे ही, लेकिन इस चैप्टर में भी मैं आपको रिलेट करवा देता हूं कि कैसे जब हम एक एसिड की रिएक्शन से जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं एक मेटल के साथ, यानी कि एक मेटल पीस लेकर एसिड में डाल देते हैं, तब भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है या नहीं होती है, ठीक है। चलो ये एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाएं, और इन्हीं एग्जांपल्स में से एग्जाम में भी आता है, इसलिए एक भी एग्जांपल को मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन लिया, उसे HCl एसिड में डाल दिया, एक्वस, तो क्या बना? आयरन क्लोराइड बना, FeCl3 बना, और हाइड्रोजन गैस बाहर। देखिए कैसे आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली, जगह ली। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आयरन ने पहले अपने आप को आयनाइज किया होगा, फिर हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में से हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर, ठीक है, ध्यान से देखिए, आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को देकर हाइड्रोजन को तो बना दिया हाइड्रोजन गैस, और खुद आयरन के साथ 3 क्लोरीन ऐड हो गए। कुछ गड़बड़ है? अच्छा सॉरी एक छोटी सी गड़बड़ है, एक गड़बड़ हो गई। Fe plus HCl gives FeCl2 plus हाइड्रोजन गैस 2, ठीक है, अब सही है। वो फेरिक क्लोराइड नहीं, फेरस क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड। तो अब इसमें आप देखें तो आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले लूज किए, ठीक है, किसको दिए? वो हाइड्रोजन आयन को, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में था, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन आयंस को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और खुद जाके किससे जुड़ गया? 2 क्लोराइड आयंस से। तो हाइड्रोजन गैस तैयार हो गई, और FeCl2 तैयार हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट को देकर उसे गांव भेज देता है। हाँ, यही कहोगे कि भाई थोड़ा पैसे दिए, बोले जय भाई तू निकल अपना, और खुद उसकी जगह ले लेता है, ओवरटेक कर लेता है, जैसे कंपनियों को ओवरटेक कर लेते हैं, ठीक। तो इसी तरीके के आप 2-4 एग्जांपल्स और देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होती है तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करने के लिए उसको पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, और फिर उसको रिड्यूस करके घर भेज देता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है। अब जैसे सोडियम है, अब सोडियम मेटल को, अब एसिड के लिए तो बहुत खतरनाक है, वाटर में ही डाल देते हैं, तो क्या होता है, क्या बनाएगा ये? NaOH+
प्लस हाइड्रोजन बार। अब इसमें देखिए, इसमें भी सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया। इसमें तो वाटर से निकाल दिया। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स लेंगे तो मैग्नीशियम है, HCl के साथ रिएक्ट किया, अब हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा ये, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बाहर। तो ये ढेर एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक मेटल ही दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। शुरुआत वाले एग्जांपल्स वही थे जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसमें मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि नॉन मेटल को। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि आप हमेशा ये याद कर लें कि एक मेटल ही दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं एटम्स की और एटम्स की प्रॉपर्टीज की, तो उसमें मेटल नॉन मेटल वाली भेदभाव नहीं होती। वहां पर एक एलिमेंट की रिएक्टिविटी, उसकी पावर, और दूसरे एलिमेंट की रिएक्टिविटी और उसकी पावर को देखा जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलो अब बच्चों, ये बात तो हमने बार बार देख ली इतने सारे एग्जांपल्स में कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा कि ये एलिमेंट इसको डिस्प्लेस कर सकता है, इसको नहीं कर सकता है, कि भाई ये X एलिमेंट है, ये Y को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन Z को एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन Y Z को डिस्प्लेस कर सकता है। तो मतलब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनको याद कैसे रखा जाएगा कि भाई कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई एक एलिमेंट X है, वो Y को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो Z को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब X इज मोर रिएक्टिव देन Y, बट Z इज मोर रिएक्टिव देन X। तभी तो उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक हाई ही लो वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लो वाला हाई वाले को डिस्प्लेस नहीं करता है, ठीक है। तो ये लो है, ये हाई है, तो ये इसे डिस्प्लेस नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कॉपर मेटल लिया और उसे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर लो है, जिंक हाई है। तो इस तरीके से इतने सारे एलिमेंट्स को याद रखने के लिए ही एक सीरीज बनाई गई जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई जिसमें जो रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, यानी कि जो ज़्यादातर आपके कोर्स में आते हैं या ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस में मैंने जिन्हें पढ़ते हैं मोस्ट कॉमनली, उन सभी को लिस्ट बना के लिख दिया गया। और वो सीरीज कुछ इस तरीके से बनाई गई कि जिसमें जो सबसे हाई है वो ऊपर, जो सबसे लो है वो नीचे, ठीक है। तो एक बार वो सीरीज देख लो। ये वो सीरीज है। इस सीरीज में जो सबसे ऊपर है वो क्या है, पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Zn मतलब जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो बच्चों ये जो तीन है नीचे के, इन्हें तो आप भूल ही जाओ, ये तो है नोबल मेटल्स, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी तो ऑलमोस्ट जीरो है, तो इनको तो आप काउंट ही मत करो। हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे, दो तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं, ठीक है। दरअसल ये रिएक्टिविटी सीरीज जो बनाई जाती है, ये बनती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिस पे।
अभी आप 10th क्लास में हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से अभी आपका कोई लेना देना वास्ता नहीं है, बट ये एक पोटेंशियल वैल्यू होती है। जैसे आपने सेल के ऊपर एक वैल्यू देखी होगी कि 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, 440 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये वोल्टेज होती है ना, वैसे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हर मेटल का होता है, हर एलिमेंट का होता है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें एलिमेंट का भी होता है क्योंकि ये तो नॉन मेटल है, तो हर एलिमेंट का होता है। तो इसका होता है 0। इससे ऊपर वालों का जो होता है वो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और नीचे वालों में पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। पॉजिटिविटी मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये -3 है और ये -1 है, तो ये मोर नेगेटिव है, ये मोर पॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में। तो नीचे की वैल्यू भी नेगेटिव ही होती हैं, बट कैसी होती हैं, लेस नेगेटिव होती हैं। सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, थोड़ी देर में भी समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन 0 है तो इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव क्या है, मोर रिएक्टिव ऊपर है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। नीचे वाले कैसे हैं, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो इस सीरीज के अंदर जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे उसके अंदर आप देखिए तो कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे है, तो बेचारा 0 और नॉवल मेटल्स के बीच में फंसा हुआ है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब इस बेचारे बच्चे को दबा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर को उसके एलिमेंट से यानी कॉपर सल्फेट से या उसके किसी भी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करना इन सब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हाइड्रोजन का तो 0 है तो इसलिए हाइड्रोजन की तो हम बात ही नहीं करेंगे। आपने देखा लेड ने भी हटा दिया था, आयरन ने हटा दिया था, जिंक ने हटा दिया था, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ने हटा दिया था, कैल्शियम सोडियम तो बॉस है भाई ग्रुप के। तो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो ये सीरीज है। तो इस तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। नीचे की तरफ चलेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो इस अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मैग्नीशियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो हाँ कर सकता है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आयरन कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, इवन वो जिंक को भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो ये सीरीज आपको याद करनी है, ठीक है। इसका एक ट्रिक बता दूं मैं आपको। देखो ट्रिक आपको याद रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, लेकिन याद तो आपको करना ही है। पर एक ट्रिक मैं आपको चलो बता देता हूँ, अदरवाइज मत लेना। जैसे Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये तो 3 समझ लो गाड़ियाँ, ये तो 3 समझो गाड़ियाँ। तो इसको तो हम कह सकते हैं कैटरीना, याद कर लो, कैटरीना कार मांगे, कैटरीना कार मांगे ऑल्टो ज़ेन फरारी। कैटरीना कार मांगे ऑल्टो ज़ेन फरारी, ये याद हो गए। अब इससे नीचे वाले के लिए आपको याद करने पड़ेंगे। ये तो 3 तो नॉर्मल मेटल है, ये तो चलती ही एक साथ है। रट्टा बना लो या कैसे ही कर लो, बाकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, इसलिए बने रहिए। फटाफट नोट करो, कर लिया? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट। अब ये 2 बार डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि 2 डबल डिस्प्लेसमेंट। बच्चे ये जो रिएक्शन होती है ये ऐसी रिएक्शन होती है जो पहली चीज़ आप याद रख लीजिए कि पहली चीज़ तो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होती है। ये रिएक्शन सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है, जहां पर क्या हो 2 सॉल्ट्स हों, कम से कम 2 सॉल्ट होने चाहिए, यानी कि 2 कंपाउंड होने चाहिए। 2 कंपाउंड्स होने चाहिए, क्योंकि सिंगल कंपाउंड से, सिंगल एलिमेंट से तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें कितने चाहिए, हमें 2 सॉल्ट चाहिए, यानी कि 2 कंपाउंड चाहिए। ठीक है, और कंपाउंड कैसे होने चाहिए, आयनिक कंपाउंड होने चाहिए। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या कि जिसमें एक्स वाई की फॉर्म में वो कंपाउंड हो, जिसमें से एक हो पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक हो नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसे हम कैटायन कहेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसे हम एनायन कहेंगे। अभी समझ में आएगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें फिलहाल भूमिका बना रहा हूँ, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है, एक इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको अलग अलग करके देखूं तो ये क्या है, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलके बना है, आयनिक फॉर्म से में मिलके बना हुआ है। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। सेम ऐसे ही अगर 2 कंपाउंड हों, जैसे NaCl और या फिर कोई और कंपाउंड लेता हूं, चलो इसी की तरह Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ये हो गया बैलेंस। अब यहां पर हुआ क्या है, सोडियम ने क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना लिया और सल्फेट ने बेरियम के साथ। इन दोनों ने क्या करा, अपने अपने पार्टनर्स को चेंज कर लिया। ठीक है, अपने अपने जो कैटायन और एनायन थे आपस में एक्सचेंज कर लिया। ठीक, किस तरीके से किया ये काम, देखो क्या था हमारे पास, Na2SO4 यानी कि Na प्लस और SO4 2-। देखो चार्ज का ध्यान रखना है, चार्ज बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के किसी के साथ लगा दिया, चार्ज का ध्यान रखना है। और क्या था हमारे पास, बेरियम क्लोराइड यानी Ba2+। देखो Cl के ऊपर -1 होता है और ये 2 हैं, तो इसलिए इसके ऊपर क्या हुआ 2+। और क्लोरीन कितना हुआ माइनस। अब क्रॉस करा दो, कैसे, यहाँ -2 यहाँ +2, क्या बना बेरियम सल्फेट, और यहाँ प्लस ये माइनस NaCl प्लस माइनस NaCl। तो वही तो हमने लिखा, बेरियम सल्फेट और 2 NaCl। तो इस तरीके से कैटायंस और एनायंस आपस में एक्सचेंज करते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें आयनिक कंपाउंड्स अपने 2 आयनिक कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इससे और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर एनर्जी चेंज की वजह से चेंज करते हैं। भाई उन्हें क्या दिक्कत थी, भाई सोडियम सल्फेट ऐसे भी रह सकता था, वो फिर बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच 2 आयनिक कंपाउंड्स और 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। अब 2 नए कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेशल ऑब्जर्वेशन। स्पेशल ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो बेरियम सल्फेट होता है वो व्हाइट पीपीटी बनता है, जिसे हम सल्फेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। 12th क्लास में जब जाएंगे तब बताएंगे, सल्फेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो। वीडियो को पॉज करो और फिर जल्दी से नोट करो, इतना टाइम नहीं होता है।
हमें कुछ और भी एग्जांपल्स लेने हैं। चलिए शुरू करें। तो डेफिनेशन बोल दूं या जो बोल दिया लिख लेंगे अपने आप? चलो मैं लिखवा देता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस in which two ionic compounds exchange their ions to form two new compounds। दो नए कंपाउंड्स बनाने के लिए अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, उसी रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो एक एग्जांपल लीजिए इसका। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया सिल्वर नाइट्रेट, वैसे बहुत महंगा होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ आपने डाल दिया सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा बताइए? Ag प्लस NO3 एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, तो उस पर कंबाइंड चार्ज कितना होता है? माइनस पूरे पे। इधर क्या है? सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस क्रॉस, क्या बना? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl हमने पढ़ा था। AgCl हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था AgCl के बारे में? कि AgCl क्या होता है? वाइट कलर का पीपीटी बनाता है। इसे आइडेंटिफिकेशन में हमने याद किया था, ठीक है। वाइट कलर का होता है ये सिल्वर क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, या सोडियम सल्फेट तो ले चुके हैं एग्जांपल, अभी तो लिया था। कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? बेरियम 2 प्लस क्लोरीन माइनस, ठीक है, कॉपर 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, ये 2 प्लस 2 माइनस जुड़ गए, क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया, प्लस क्लोरीन कॉपर क्लोराइड। देखिए यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, यानी कि दोनों ही जुड़ के एक के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। अब बेरियम सल्फेट क्या होता है? वाइट पीपीटी होता है। अब वाइट पीपीटी क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब बच्चों ये तो हुआ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। जो पहले लिखवाया था सोडियम सल्फेट वाला वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। अब बच्चों एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, बस वो मैं आपको बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर लिख देता हूँ। अभी आपने देखा कि कुछ रिएक्शंस के अंदर पहले भी और अब भी ये पीपीटी बन रहा है बार बार, ठीक है। तो हर जगह नहीं बना, सिर्फ इन रिएक्शंस में बना, और पीछे भी कुछ जो रिएक्शंस गई उनमें बना। तो ये पीपीटी बनने वाली रिएक्शंस को एक अलग कैटेगरी दी जाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। कुछ इतना मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सवाल तक भी नहीं आ सकता, हो सकता है इसमें सवाल भी ना आए, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी ये ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ तो अभी क्लियर रखिए कि प्रेसिपिटेट हम किसे बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट वो होता है जो सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल इन सॉल्यूशन। मतलब अभी जो ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है इन दोनों का मिक्सचर, इसमें ये इनसॉल्यूबल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी में भी सॉल्यूबल नहीं होगा, किसी ना किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन फिलहाल जो सॉल्यूशन हमारे पास तैयार है उसके अंदर ये पाउडर बन के बॉटम में बैठ जाएगा।
जब हम रिएक्शन करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, तो उसमें सॉल्यूशन के अंदर बॉटम पर ये पाउडर बन के बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। एक ही लाइन की डेफिनेशन है, लिख लीजिए, रिएक्शंस इन विच एन इनसॉल्यूबल precipitate is formed as product। प्रोडक्ट साइड पे तैयार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर से ही हमने कुछ पाउडर लिया तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोल देंगे, नहीं, प्रोडक्ट में तैयार होना चाहिए, उस तरफ तैयार होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बच्चों आज हमने ये दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए। अब बस आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, कुछ क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, अभी एक 2 वीडियोस और होंगे। एक वीडियो में हम आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और जो भी आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें ख़त्म करा देंगे, और दूसरी वीडियो में होंगे हॉट्स क्वेश्चंस। उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि NTSC लेवल के और जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के हैं और आपके बोर्ड के लेवल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ। ठीक है, या जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं बोर्ड में वो मैं आपको कराऊँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, और उन्हें भी बताओ कि भाई ऐसी कोई क्लास चल रही है आपकी, जब तक ये क्वारंटाइन और लॉकडाउन टाइम चल रहा है और उसके बाद भी ये क्लास चलती रहेगी। और इसमें मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 10th क्लास 9th क्लास सब कवर करूँगा, सब। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।